नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 4 मार्च 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की? तो ये बाल हत्या प्रतिबंधक गृह यानी यह महिलाओं के लिए प्रसूति खोला गया और इसका नाम रखा गया था बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। तो यह कार्य सावित्रीबाई फूले ने किया था। तो द हिंदू में इनसे संबंधित खबर आई हुई है, काफी चर्चा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विवादित टिप्पणी इनके बारे में कर दी, जिसकी वजह से चर्चा का विषय है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सावित्रीबाई फूले, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था 3 जनवरी 1831 को। 9 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी और इनका विवाह ज्योतिराव फूले से, और उनकी भी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। तब वह पढ़ना लिखना नहीं जानती थी और वह अपने पति को देख करके उनके मन में यह इच्छा जागृत हुई। तो इस तरह से ज्योतिबा फूले के सहयोग से इन्होंने 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में एक पहले बालिका स्कूल की स्थापना की। तो यह कह सकते हैं कि यह पहली शिक्षिका और उस स्कूल की प्रिंसिपल भी पहली थी। और इसके बाद इन्होंने कई 18 स्कूलों का निर्माण किया। फिर 1849 में पूना में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी खोली और इस तरह से प्रसूति गृह खोला गया, जिसका नाम बाल हत्या प्रतिबंधक गृह रखा गया। और दोस्तों 1897 में प्लेग फैला हुआ था, जिसकी वजह से 66 वर्ष की उम्र में सावित्रीबाई फूले का निधन हो गया था। और याद रखें, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो कि ज्योतिराव फूले ने की थी, तो उसमें इन्होंने भी योगदान दिया था। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो इसमें जो है जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बीच एक बहुपक्षीय समझौता है। तो क्वाड का विचार पहली बार 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह कथन एकदम सत्य है। सभी क्वाड सदस्य हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के सदस्य हैं। तो यह सत्य नहीं है, क्योंकि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। यहां पर आप देख सकते हैं, और इसमें 23 देश हैं। और वह 23 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस। तो इसमें देख सकते हैं कि इसके अलावा चीन, मिस्र, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, टर्की, ब्रिटेन और यूएसए आईओआरए के वर्तमान संवाद भागीदार हैं, यानी डायलॉग पार्टनर हैं, ना कि इसके सदस्य हैं। तो इससे यहां पर यह कथन असत्य हो जाता है, यानी यह कथन गलत है। सभी क्वाड सदस्यों ने पहली बार 2020 में मालाबार अभ्यास में भाग लिया। तो दोस्तों, जैसा कि मालाबार अभ्यास 1992 से स्टार्ट था, तो 2007 में यह क्वाड के सभी सदस्य देश पहली बार शामिल हुए थे। तो यहां पर यह भी कथन असत्य हो जाता है। अतः आंसर 2 और 3 क्या है? इसमें पूछ रहा है, गलत है। तो 2 और 3 गलत है, अतः उत्तर क्या हो गया? ए हो गया। तो इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं, क्वाड के बारे में हमने दिया है, यह जरूर देखेंगे। और इस समय यूक्रेन रूस जो युद्ध चल रहा है, उसी के चलते क्वाड की मीटिंग हुई, जिसमें वर्चुअल रूप से चारों देश के राष्ट्राध्यक्ष इसमें पार्टिसिपेट किए। और इसके साथ साथ भारत ने, यानी हिंद महासागर के बारे में भी चर्चा की, और साथ साथ यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भी इसमें उन्होंने अपनी बातों को रखा। अब यहां पर हिंद महासागर रिम एसोसिएशन भी थोड़ा सा जान लीजिएगा, मालाबार नौ सैन्य अभ्यास भी जान लीजिएगा। तो 2007 में यहां देख रहे हैं ना, चारों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था। और 2015 में जापान पूरी तरह से, और पहली बार जो 1992 में हुआ था, तो मालाबार नौ सैन्य अभ्यास में अमेरिका और भारत ही पार्टिसिपेट किए थे। अब बढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के संदर्भ में।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की जाती है। यह कथन एकदम सत्य है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और यह पर्यावरण पर निर्णय लेने वाला विश्व का सर्वोच्च निकाय है। यह भी कथन सही है और इसकी स्थापना 2012 में रियो प्लस 20 वार्ता के दौरान हुई थी। तो रियो क्या है? रियो डी जेनेरो ब्राजील में शहर है, तो उस वार्ता के दौरान हुआ था। तो यहां पर पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन से गलत हैं? तो उपरोक्त में से कोई नहीं गलत है, यानी ये तीनों सही हैं। अतः आंसर क्या हो गया? डी हो गया। तो इससे संबंधित पीआईबी में खबर आई हुई है। तो 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में 175 देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण पर ऐतिहासिक संकल्प अपनाया है। तो इस 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, जिसे UNEA 5.2 नाम दिया गया है, तो इस तरह से 28 फरवरी 2022 से 2 मार्च 2022 तक इसमें 3 मसौदों पर प्रस्ताव विचार किया गया है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में यहां पर जैसा कि हमने दिया है और भारत ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भारत भी सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 के अंत तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देगा। क्योंकि प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है, इसके साथ साथ भारत के लिए भी यह समस्या का सबब है। तो ऐसे में भारत भी पूरी तरह से इस प्रदूषण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के साथ खड़ा है। अब बढ़ते हैं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। यह कथन असत्य है, क्योंकि यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है और यह योजना पंचायती राज दिवस के ही दिन यानी 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी, घोषणा की गई थी। इसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी संपत्ति कार्ड वितरण किया जाएगा। तो योजना के द्वारा गैर विवादित रिकॉर्ड बनाने के लिए गांव में आवासीय भूमि को ड्रोन से मापा जाएगा। यह कथन तो एकदम सत्य है। इस योजना के तहत राज्यों द्वारा गांव की प्रत्येक संपत्ति का कार्ड तैयार किया जाएगा। यह भी सही है। अतः आंसर 2 और 3 होगा, यानी बी होगा। इसी से संबंधित पीआईबी में खबर आई हुई है। तो भारत को भू-स्थानिक ज्ञान और बुनियादी ढांचे के माध्यम से बदलने के तरीकों पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, जैसा कि हमने बताया कि 2020 से प्रारंभ हुआ है और इस तरह से 2021 से 25 तक यह 6.5 लाख से अधिक गांवों को इसमें शामिल किया जाएगा। और इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब व राजस्थान के चुनिंदा गांवों में 2020-21 के दौरान इसे लागू किया गया था। अब बढ़ते हैं विगत वर्ष यानी 2020 में आए हुए प्रश्न की ओर। तो प्राचीन भारत के विद्वानों, साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं। तो क्या यह कथन सत्य है? तो पाणिनि नहीं अपितु पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित था। तो महाभाष्य में लिखा है कि इहम पुष्यमित्रम यजामहे, यानी यहाँ हम पुष्यमित्र के लिए यज्ञ करते हैं और महाभाष्य पतंजलि के द्वारा रचित व्याकरण शास्त्र है। तो पाणिनि 500 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं और पतंजलि शुंग वंश के शासन काल में थे। तो यहाँ पर यह कथन असत्य है। ये पुष्यमित्र शुंग पतंजलि के समय में थे। दूसरा है अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित था। यह भी कथन असत्य है, क्योंकि अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। तो यह भी कथन असत्य हो जाता है। अब तीसरा है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। यह कथन सत्य, अतः आंसर केवल सी होगा। तो कालिदास के लिए ऐसा माना जाता है कि 150 ईसा से 450 ईस्वी तक कालिदास रहे होंगे। चूंकि रिसर्च के मुताबिक इनको गुप्त काल में यह जन्म लिए होंगे। तो कालिदास ने द्वितीय शुंग शासक अग्निमित्र को नायक बनाकर मालविकाग्निमित्र नाटक लिखा और अग्निमित्र ने 170 ईसा पूर्व में ही शासन किया था, तो जिससे कालिदास के जन्म का अनुमान लगाया जा सकता है। और 6ठी सदी में बाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरित में कालिदास का उल्लेख किया है तथा इसी काल के पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में कालिदास का जिक्र है। आखिरकार वे इनके बाद के नहीं हो सकते। तो अतः यह केवल 3 सही है। इससे संबंधित यहाँ पर हमने दिया है पॉइंट, इन्हें देखिएगा। और आज के फैक्ट ऑफ द डे में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय,
तो यहाँ पर बात चूंकि युद्ध छिड़ गया है, तो युद्ध अपराध क्या है इसके बारे में, और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने घोषणा की है कि वह यूक्रेन में रूस द्वारा किए गए संभावित युद्ध अपराधों की जांच शुरू करेगा, क्योंकि युद्ध अपराधों के लिए विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको जानना आवश्यक है कि युद्ध के नियम ये कब बने। तो 1949 में बने युद्ध के नियम। चूंकि 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद भयंकर तबाही मची। इस युद्ध में परमाणु बम का भी प्रयोग किया गया था। तो इस तरह से यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए, दूसरे युद्ध जैसी तबाही फिर से ना हो, इसलिए 1949 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में एकजुट हुए। इसीलिए इसे जेनेवा कन्वेंशन कहा जाता है। और यहाँ पर जो नियम बने उसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ या इसे लॉ ऑफ वॉर भी कहते हैं। इसमें 161 नियम जो कि 196 देशों ने मान्यता दी, और युद्ध के दौरान इन नियमों का पालन करने के लिए सभी देश बाध्य हैं। तो यानी इसमें इस नियम के आधार पर कहां हमला कर सकते हैं, कहां हमला नहीं कर सकते। तो यहां पर सीधे सीधे दिया है कि आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जा सकता, यानी अस्पताल और मेडिकल यूनिट पर भी हमला नहीं किया जा सकता। इन सब के अलावा ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक स्थल और सांस्कृतिक धरोहर पर भी अटैक करना मना है, और आम नागरिकों के लिए बनाए गए शेल्टर पर भी हमला नहीं कर सकते हैं। डीमिलिटराइज जोन में भी अटैक नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कोई भी हमला करने से पहले चेतावनी देनी होती है, और बिना चेतावनी दिए कोई देश किसी दूसरे देश के खिलाफ जंग नहीं शुरू कर सकता। इतना ही नहीं, जंग से प्रभावित इलाकों से आम नागरिकों को निकालने की जिम्मेदारी भी देश पर ही होती है। और युद्ध के दौरान सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना गलत नहीं है, होगा। और जंग के दौरान अगर दुश्मन देश का सैनिक सरेंडर कर रहा है तो उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया जाएगा, उसका सम्मान किया जाएगा, उसकी सारी मदद की जाएगी। अगर युद्ध बंदी बनाए जाते हैं तो उनके साथ मानवीय व्यवहार करना जरूरी है, और यदि नियम तोड़े तो यही युद्ध अपराध माना जाता है। यानी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की चैप्टर 44 में युद्ध अपराध का जिक्र किया गया है। यानी आम नागरिकों को निशाना बनाना, उन्हें बंधक बनाना, संपत्तियों पर कब्जा करना, अमानवीय बर्ताव करना, टॉर्चर करना, जानबूझकर हत्या करना, युद्धबंदियों को ट्रायल से रोकना जैसे बर्ताव युद्ध अपराध में गिने जाते हैं। जैसे सोमवार को रूस ने कीव में एक टीवी टावर पर मिसाइल अटैक किया था, ये युद्ध अपराध में नहीं गिना जाएगा। हालांकि इसमें अगर आम नागरिक मर जाते हैं तो ये युद्ध अपराध कहलाएगा। अगर सड़क, ब्रिज, पावर स्टेशन और फैक्ट्रियों का इस्तेमाल सेना कर रही है तो उसे टारगेट किया जा सकता है। अगर सेना नहीं है तो किसी शहर, इमारत, गांव को निशाना नहीं बनाया जा सकता। ऐसी जगहों पर बमबारी या हमला करना युद्ध अपराध माना जाएगा, और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में यह केस चलता है। तो अब वह जांच करने की बात कर रही है। तो आईसीसी क्या है? हेग में इस स्थापित एक निकाय है। 1998 में इसकी स्थापना की गई थी, और 1 जुलाई 2002 से इस संविधि के लागू होने के साथ इसने कार्य प्रारंभ कर दिया था। 4 प्रकार के अपराधों पर होगा इसका क्षेत्राधिकार, यानी नरसंहार, जीनोसाइड, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध, अतिक्रमण का अपराध। इस तरह से 123 राष्ट्र रोम संविधि के पक्षकार हैं तथा आईसीसी के अधिकार को मान्यता देते हैं, लेकिन अमेरिका, चीन, रूस और भारत इसके प्रमुख अपवाद हैं। और उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा है, जबकि आईसीसी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, बल्कि यूएनआईसीसी संबंध एक अलग समझौते द्वारा शासित है। तो आईसीजे जो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, यह मुख्य रूप से राष्ट्रों के बीच विवादों की सुनवाई करता है, जबकि आईसीसी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाती है, क्योंकि इसका अधिकार क्षेत्र किसी सदस्य राज्य में हुए अपराध या ऐसे राज्य के किसी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों तक विस्तारित है। इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।